तो इसमें बच्चों ये प्रैक्टिकल पेरी अर्बन फार्म लेआउट जो है किस तरीके से लेआउट होना चाहिए, ये कुछ खसूसियात हैं जो किसी एक फार्म में होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल पेरी अर्बन फार्म, ये आपने याद करनी है। अ गुड फार्म मस्ट हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1, एफिशिएंट स्पेस यूटिलाइजेशन। वो कहता है कि एक अच्छा फार्म वो फार्म है जिसमें वो अपनी अवेलेबल स्पेस को बेहतर तरीके से मैनेज कर सके, ठीक है, एफिशिएंट स्पेस यूटिलाइज हो सके। और ये नीचे इसमें आसान आसान बातें लिखी हैं, इतनी मुश्किल नहीं है, मैं लेकिन थोड़ी सी आपको पढ़ देता हूँ, साथ में हाईलाइट भी कर देता हूँ। वो कहता है कि रियल स्टेट की कॉस्ट मुसलसल बढ़ रही है, चीज़ें बहुत महंगी हैं, ज़मीन बहुत महंगी है, तो इतनी महंगी ज़मीन खरीद कर अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो फिर उस फार्म का फ़ायदा नहीं। तो इसमें फार्म को ऐसे इस्तेमाल होना चाहिए कि उसमें वेस्टेज ऑफ स्पेस शुड बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट, उसमें कोई स्पेस वेस्ट ना हो। और ये हम इंशाल्लाह आगे फिर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस आर डायनामिक इन नेचर। इस तरह के होने चाहिए कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हो एक फार्म के ऊपर, फ्लेक्सिबल फार्म हो आपका। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पर साथ में एक सैंपल लेआउट बनाता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक एरिया है, आप इस पे कोई अपना बाग लगाना चाहते हैं या सब्जियों का कोई फार्म बनाना चाहते हैं। तो इसमें आप कहते हैं यार ये फर्ज कीजिए ये मेरे जो है जी दो ये मेरे फार्म्स हैं, ये मेरे फील्ड्स हैं, ठीक है। और ये जो मेन आगे यहाँ पर ये वाला मेरा गेट है, ये मैं गेट बना रहा हूँ सामने, ये मेरा एंट्री पॉइंट है, यहाँ से मेरी ट्रैक्टर या गाड़ियाँ या जो भी है अंदर आएगा। और ये बैक साइड पर यहाँ पर जो है ना जी ये मेरी फार्म हाउस है, इसमें मेरे सारे ट्रैक्टर वगैरह खड़े होंगे, इंप्लीमेंट्स खड़े होंगे। और ये जो आगे थोड़ा सा हिस्सा खाली बचा हुआ है, इसमें मैं प्रोसेसिंग वगैरह कर लूंगा, या कोई प्रोडक्ट वगैरह लेकर आया हूँ या कोई और चीज़ है तो मैं इस जगह पर रख के उसको सुखा सकूँ, ठीक है। तो ये आपने जस्ट एक सैंपल आपने एक लेआउट बनाया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ा फ्लेक्सिबल नहीं है। फ्लेक्सिबल इस तरह नहीं है कि आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है बाहर जाने के लिए या अंदर आने के लिए। खुदा ना खास्ता कोई बात ऐसी हो जाती है कि ये सड़क टूट जाती है या कोई इंसिडेंट हो जाता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपके पास ये रास्ता ब्लॉक हो गया, तो मतलब आपकी फार्म की सारी प्रोड्यूस यहीं पे पड़ी रहेगी। या आपकी कोई एक खास साइड ये वाला फील्ड जो ये खराब हो गया, तो आप कहेंगे यार अब मैं क्या। अगर आपके पास एटलीस्ट यहाँ पे दो गेट्स हों, आप कहें कि ये भी एक मेरा यहाँ पे भी दरवाजा मौजूद है फर्ज कीजिए, तो इन दैट केस दैट इज फ्लेक्सिबल डिजाइन। खुदा न खास्ता यहाँ पर कुछ होता है तो आपके पास एक अवेलेबल ऑप्शन है, आप इस तरफ से अपनी ट्रांसपोर्ट को मूव करवा सकते हैं। ये एक उसकी एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी क्या है कि चीज़ें एक्सेसिबल हों, हर चीज़ जो है उसको आप आसानी से एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ इसकी भी, यहीं पर ही हम एग्जांपल इसकी लेते हैं कि ये आपने फार्म पर करके बनाया एक, आप कहते हैं कि यार ये मेरा लैक हाउस है, ये देखें कि ये मैं बना रहा हूँ येलो कलर में, ये मेरी बिल्डिंग है, ठीक है। इसके अंदर मैं अपने ट्रैक्टर वगैरह खड़े करूंगा, और ये मेरा पीछे जनाब ऑफिस वगैरह सारा जो मैंने रखा है। ये जो खाली जगह थोड़ी सी मैंने यहाँ पे छोड़ी हुई है ना, यहाँ पर मैं जो है वो अपनी प्रोड्यूस वगैरह या इम्प्लीमेंट्स वगैरह कुछ रखूंगा, हल शल या कोई इम्प्लीमेंट्स जो ट्रैक्टर के साथ जोड़ने वाले हैं, जैसे कि रूटावेटर है या कोई और प्लॉ है, वो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। अब इस तरह के डिजाइन में प्रॉब्लम ये है कि यार ये आपने बना तो लिया, ट्रैक्टर कैसे यहाँ पे घुसेगा। आप कहें यार बड़े ध्यान से इस तरफ से लेकर आओ, ट्रैक्टर को बड़े ध्यान से इधर को मोड़ो, इसको बड़े तरीके से सीधा करो, फिर इसके साथ जोड़ो, फिर वापस आओ, फिर यहाँ से निकल के इधर इसके अंदर हल चलाओ। तो ये बड़ा मुश्किल है, ये एक्सेसिबल नहीं है इतना आसानी से। उसकी बजाय ये जो इस तरह की चीजें जो रोजमर्रा के इस्तेमाल में आनी है या हैवी मशीनरी ने इस्तेमाल करनी है, इसको तो हैवी मशीनरी के साथ होना चाहिए, ताकि हैवी मशीनरी इस जगह से निकले और निकल के साथ इसको जोड़े, और जोड़ने के बाद यहाँ पर अपना काम शुरू कर दे, उसके बाद वापस आए और वापस आके आसानी से रखे और फिर अपनी जगह पर उसको पार्क कर दिया जाए। ये एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन होना चाहिए। इसी तरह क्रॉप आपने हार्वेस्ट किया, आपके फील्ड यहाँ पर है, ठीक है, सेंटर में आपने ऑफिस बना लिया, पीछे आपने स्टोरेज एरिया बनाया है। तो स्टोरेज एरिया अगर आपका ये वाला है, तो आप यहाँ से क्रॉप उठाते हैं, फिर आप यहाँ से पहले गेट से बाहर निकलते हैं, फिर पीछे से होकर पिछले गेट से एंटर होते हैं, और यहाँ पे आके आप उसको स्टोर करते हैं। ये तो बहुत बहुत बुरी बात है, ये तो एक्सेसिबल नहीं है। उसकी बजाय अगर स्टोरेज एरिया इस जगह पर हो, तो ये आसानी से एक्सेसिबल है। इस पॉइंट को आप आसानी से एक्सेसिबल कर सकते हैं, यहाँ से क्रॉप को उठाया, यहाँ पर रख लिया, यहाँ से उठाया, ट्रैक्टर पर लोड किया और बाहर लेकर इसको बेच दिया, ले जाने चले गए। तो इस तरीके से ये आसानी से एक्सेसिबल है, ठीक है ना। तो ये बातें इसमें दूसरे पॉइंट के तौर। तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया, एक्सेसिबिलिटी। उसमें सारी बातें आसान लिखेंगे या पढ़ लें, इतना कोई मुश्किल नहीं है कि मैंने कोशिश की है इजी वर्ड्स में बातों को समझाऊं। उसके बाद इकोनॉमी इन हैंडलिंग। जो आप चीजें जो आपने ये प्लानिंग बनाई है, ये इस तरीके की हो कि ये काबिल कबूल भी हो, कम से कम खर्चा हो आपका, ठीक है। ये ना हो कि आपने ज्यादा ही सोफिस्टिकेशन में पड़ गए हैं और सोफिस्टिकेशन के चक्कर में जो है ना
ओके सर, ओके। सिम्प्लिफिकेशन के चक्कर में जो है ना जी, वो आपने ज़्यादा ही उसको ख़राब कर दिया, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आपने सिंपली इसमें क्या करना है कि आपने कहना है कि यार ये इकोनॉमी ऑफ हैंडलिंग में, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। यहाँ पर एक मिनट मैं तस्वीर एक बना लूँ आपके साथ। लेट मी सी। यस, ये फर्क करें आपका फार्म है। आप कहते हैं यार ये मैं बड़ा, एक सर ने मुझे कहा है बड़े तरीके से आपने हर चीज़ को मैनेज करना है, तो आप कहते हैं यार ये मेरा ऑफिस है, यहाँ पर मैं जनाब ट्रैक्टर वगैरह खड़े करूंगा, ठीक है। यहाँ पर करके मेरे कोई फील्ड्स हैं, यहाँ पर जनाब मेरे वॉशिंग एरिया है, ठीक है। इस तरीके से अब क्या होगा, अब ये होगा कि आप कहते हैं ये यहाँ से मैंने ट्रैक्टर निकाला, पहले मैं उसकी यहाँ पे आकर सफाई करूंगा, उसकी उसको क्लीन करूंगा, उसके बाद मैं उसको यहाँ से लेकर जाऊंगा, फिर वापस इस जगह पर आए, इस जगह से वो अपने टूल वगैरह साथ जोड़े, जो भी है, उसके बाद जनाब वो यहाँ पे आए, सर्विसेज करे। ये इतने लंबे लंबे आप इसमें चक्कर डाल रहे हैं, इसका नतीजा क्या होगा, फ्यूल ज्यादा लगेगा, आपका पैसा ज्यादा लगेगा, आपका खर्चा ज्यादा होगा। तो इसमें ये भी चीज देखी जाती है कि कम खर्च के तरीके से आप किस तरीके से अपने लेआउट को चला रहे हैं, ये फैसिलिटेट भी करे, आपके पैसे को भी बचाए। तो ये इसमें असल बात जो है यहाँ पे बताई है, इसको आपने यहाँ से पढ़ लेना। ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट आगे इसके अंदर है मिनिमम मूवमेंट। वही वाली बात जो पहले भी की थी, यहाँ पर भी है कि कम से कम मूवमेंट होते हुए आप अपनी चीजों को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये है कि एक फार्म लेआउट के अंदर ऐसा ना हो कि आपके फार्म इस जगह पर हैं, ट्रैक्टर्स खड़ी करने की जगह ये है, तो ट्रैक्टर या हैवी मशीनरी जो है वो पूरे के पूरे फार्म में चक्कर लगा के उस जगह तक पहुंचती है। तो उसके नतीजे में क्या होगा कि रास्ते में फन कर अगर कुछ स्टोर की हुई है आप, तो वो उसको डैमेज कर सकती है, ठीक है ना, वो डैमेज हो सकती है। तो कोशिश की जाती है कि चीज़ें जो एक दूसरे के साथ लिंक होती हैं उनको एक दूसरे के साथ 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 रखा जाए, ताकि वो आसानी से कनेक्ट हो जाए। The layout should be so designed that the minimum movement of men and machine movement should be direct as far as possible। ये देखने को कहता है जितनी सीधी मूवमेंट हो सके उतना ही बेहतर है। ट्रैक्टर कहीं से निकलता है और सीधा अपने काम पर चला जाए तो ये बेहतर है, बजाय इसके कि जनाब हम कहें कि यार ये सेंटर में तो हमारी बिल्डिंग है या ये ऑफिस है यहाँ पर हमारा, तो आप ट्रैक्टर को कहें कि जनाब आप जो है ना वो इस जगह से इस तरफ से ऐसे मूव किया है, दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ डूइंग दिस, इसको सीधे तरीके से अरेंज करें। ठीक हो गया। उसके बाद फिर अगला पॉइंट आ गया इसके अंदर, एक इंश्योरिंग कोऑर्डिनेशन। कोशिश करें चीज़ों को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने की। मुख्तलिफ ऑपरेशन एक वक्त में एक फार्म पे चल रहे होते हैं, ट्रैक्टर ने अपने काम करने हैं, उसकी सफाई का भी देखना है, सेल भी करनी है, मार्केटिंग भी करनी है, ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो उसने कहा अ गुड लेआउट would be able to coordinate all operations. The layout should be designed taking into account the interrelationship between various equipment। जैसे एक ट्रैक्टर है वो एक ही वक्त में स्प्रे के लिए भी इस्तेमाल करना है, हल भी चलाना है, बाकी काम भी करने हैं। उस केस के अंदर जो है वो ट्रैक्टर को हम कोशिश करेंगे कि यार इस तरीके से मैनेज करें कि जनाब पहले यहाँ पर स्प्रे करके आए, उसके बाद फिर ये अवेलेबल हो, हम बाकायदा उसके टाइम शेड्यूल तय करते हैं कि 10 से लेकर 12 बजे के दरमियान जनाब ये इस फील्ड में चलेगा, 12 से लेकर 1 बजे 2 बजे तक दरमियान फलां फील्ड में चलेगा। इस तरीके से आप उसका एक प्लान बनाएं, बेसिकली वो ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, ठीक है। इसी तरह उसने यहाँ पे और एग्जाम्पल दिए हैं कि डिपार्टमेंट्स एंड पर्सनल्स, it is therefore important that while planning the layout complete picture of the organization is considered। आपको पता हो कि आपने जो फार्म बनाना है उसमें आपकी क्या जरूरियात हो, ठीक है ना। मतलब फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि आपके पास ट्रैक्टर सिर्फ एक ही है और आप कहते हैं कि यही ट्रैक्टर इसमें हल भी चलाएगा, यही ट्रैक्टर जो है जनाब वो फील्ड के ऊपर ये मेरी प्रोड्यूस को भी लेकर जाएगा, तो इस केस में तो बड़े प्रॉब्लम हो जाएंगे। हो सकता है कि खेत नंबर जो ए है, फील्ड ए, उसकी प्रोड्यूस रेडी हो हार्वेस्टिंग के बाद सेल के लिए, और बी में भी हल चलाना हो, तो अब आप क्या करेंगे। तो उसके लिए फिर वो बैकअप प्लान सोचने पड़ते हैं कि किस तरीके से आप उसको मैनेज करें। विजिबिलिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। विजिबिलिटी क्या है कि जब भी आप अपना लेआउट बनाएं इस तरीके से बनाएं कि हर चीज आपको विजिबल हो, कोई छुपने वाली जगह ना हो। देर शुड बी नो प्रॉब्लम इन सुपरविजन। आमतौर पे आप देखते हैं कि जो अच्छे फार्म बने होते हैं ना, उनके जो ऑफिस हैं वो सेंटर में या किसी ऐसे पॉइंट पर बने होते हैं जहां से वो हर चीज को नजर रख सके। किसी एक कॉर्नर पे बना है जहां से उनको हर चीज नजर आ रही है, वो इसको भी देख रहा है, वो इसको भी देख रहा है, वो इसको भी देख रहा है, वो यहाँ पर भी देख रहा है, वो हर चीज को देख रहा है, ठीक है ना। तो बजाय इसके कि वो कोई ऐसे उसने ऑफिस डिजाइन किए हुए हैं कि जनाब मैं आपको यहाँ पे तस्वीर दिखा देता हूँ एक बना करके, फर्ज कीजिए लेट मी सी यहाँ पर एक जनाब यहाँ पे एक बड़ी सारी बिल्डिंग है, ऑफिस ये बना हुआ है और फार्म इसके पीछे है। अब इसके इसमें क्या होगा कि वो यहाँ तक तो देख रहा है, यहाँ तक इस जगह तक, लेकिन इसके पीछे क्या हो रहा है ये उसको कुछ नहीं पता।
तो वहाँ यहाँ पर चोरी हो सकती है, यहाँ पर दो नंबरी हो सकती है, मिलावट हो सकती है। आपके जो लोअर काम करने वाले वर्कर्स हैं वही कोई काम खराब कर सकते हैं, कोई आपके कंपनी के खिलाफ कोई काम हो सकता है, कोई आग लगाई जा सकती है, कोई नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो कोशिश की जाती है कि विजिबिलिटी का बड़ा ध्यान रखा जाए, आप हर चीज़ को प्रॉपरली देख सकें। रॉ मटेरियल जो बन रहा है, फिनिश प्रोडक्ट, सारी चीज़ें जो है वो कहता है आपकी नज़रों में होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो ये जनरल बातें इसमें आ गई। इसके बाद रिड्यूस डिस्कम्फर्ट, कोशिश कर किया जाता है कि लेआउट बनाते वक्त के लोगों को तंगी से बचाया जाए, लेआउट इतना आसान हो कि लोगों के लिए आना और काम करना बहुत आसान हो जाए। लेआउट शुड बी डिजाइंड इन अ वे दैट देयर इज मिनिमम डिस्कम्फर्ट टू द वर्कर। ये ना हो कि वर्कर्स को आप धूप में सताते रहें। मैं एग्जांपल देता हूँ अभी आपको, यहाँ पर एक इसको वाइट से करते हैं, ऐसा ना हो बच्चों, वो ये कहना चाहता है कि ऐसा ना हो कि आपका फार्म जो है तो उसमें ये आपका ऑफिस एरिया है और सेंटर में कोई और एरिया है आपने बनाया हुआ है, बिल्डिंग बनाई है या कुछ और आपने चीज़ें बीच में रखी हुई हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ फिर से वही, कि ये आपकी बिल्डिंग आ गई और आगे आपके फार्म एरिया है जिसमें आपने सारे फार्मर्स को लेकर जाना है। तो अब फार्मर्स को आपने इंस्ट्रक्ट ये किया हुआ है कि जनाब आपने सुबह आना है, आके इधर हाजिरी लगनी है आपकी, आपने अपने काम लेने हैं, उसके बाद आपने बाहर निकलना है, सड़क के ऊपर से इधर को जाना है, इधर से इधर को आना है, इधर से वापस इधर को जाना है, फिर इस तरफ से एंटर होना है। ये तो डिस्कम्फर्ट क्रिएट करने वाली बात है। उसकी बजाय ऐसा स्ट्रेट वे आसान आसान रास्ता रखें, या जो जो ऑपरेशन उन्होंने लेने हैं वो आसानी से करें। ये ना हो कि एक वर्कर का जो स्टोरेज इंप्लीमेंट सेट है या उसकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे पड़ी हुई हैं वर्कर की, और वो काम यहाँ पे कर रहा है। वो पहले यहाँ से बेचारा यहाँ पे काम करने आता है, फिर भूल जाता है कोई चीज़, फिर वापस आता है यहाँ से, यहाँ से चीज़ उठाता है, फिर यहाँ से गुजर के फिर इधर आता है, वो काम शुरू करता है। इस तरह के नतीजे में क्या होता है कि वो फिर उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, वो उनका दिल नहीं करता काम करने को, वो फिर काम चोरी करते हैं। दिस शुड प्रोवाइड प्रॉपर, इसमें कहता है ये चीजें भी आती है कि लाइटनिंग प्रॉपर हो जिस जगह पे काम कर रहे हैं, वेंटिलेशन का इशू ना हो, सांस सही आता हो, हीट का इशू ना हो बहुत ज्यादा, शोर बहुत ज्यादा ना हो, वाइब्रेशन का इशू ना हो, मट्टी बहुत ज्यादा ना हो, फ्यूम्स ना हो, ओडर ना हो, वगैरह वगैरह सारी बातें इसमें आ जाती है। तो ये पॉइंट भी इसमें सारे क्लियर कर ले, मैं इसको इरेज करने लगा। नेक्स्ट वी हैव, ये 10 पॉइंट थे, आखिरी 2 पॉइंट जो है वो ये है एडहेरेंस टू स्टैच्यूटरी रेगुलेशन। आपने कुछ रेगुलेशंस भी बनाने हैं, ठीक है, और वो रेगुलेशंस क्या होंगे, तो रूल रेगुलेशन आप बनाएंगे और इसको उनको पाबंद करेंगे कि वो इसके हमेशा पाबंद रहें। दे शुड एडहियर टू रेगुलेशंस ऑफ द फैक्ट्री। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि जो बड़ी कंपनियां है ना, उनमें उन्होंने बाकायदा रेगुलेशंस बनाए होते हैं कि जितने भी वर्कर्स आएंगे सबसे पहले वो वॉशिंग एरिया में जाके हाथ मुंह धोएंगे, फिर उसके बाद वो यूनिफॉर्म पहनेंगे। ये रेगुलेशंस बने होते हैं। जो जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं जैसे नेस्ले है या वीटा है या और है, उनमें जितने भी वर्कर्स काम करते हैं वो पहले आते हैं, वो आके पहले वॉशरूम में जाते हैं, वॉशरूम में जाकर उनका एक चेंजिंग एरिया बना हुआ है, वो अपने हाथ में धोते हैं, अपने यूनिफॉर्म बदलते हैं, कपड़ों के ऊपर यूनिफॉर्म या जो भी उनका लिबास है वो पहनते हैं, देन दे विल मूव टू देयर प्रोसेसिंग एरिया या जो भी उनका एरिया। और इस तरह वापसी पर भी इसी तरीके से वो यूनिफॉर्म यहाँ पे उतारेंगे, हाथ में धोएंगे, उसके बाद वापस बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये रूल रेगुलेशन आपको बनाने पड़ते हैं ताकि आपकी सिस्टम प्रॉपर तरीके से चल सके, किस टाइम पर आएंगे, कौन सा लिबास होगा, वापसी पर चेकिंग होगी कि नहीं होगी, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें इसमें आ जाएंगी। लास्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट। जो आपकी आखिरी चीज है कि आपने उनको प्रिजर्व कैसे करना है। द लेआउट शुड कंटेन सेफ गार्ड अगेंस्ट फायर, मॉइस्चर, थेफ्ट एंड जनरल डिटीरियोरेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड मटेरियल। आपके लेआउट में ऐसी हिफाजती तदाबीर होनी चाहिए। आपके लेआउट में वो आप अक्सर देखते हैं ना, वो फायर ब्रिगेड की वो बाल्टियां लटकी होती हैं रेड कलर की, उसके अंदर एक में सैंड डली होती है, एक में वाटर होता है, एक में जनाब वो कोई और इनर्ट मटीरियल डाला होता है। तो या एक फायर ब्रिगेड का वो आला सा वो आप देखते हैं बोतल सी चीज फायर ब्रिगेड की लाल रंग की होती है जिससे वो आग बुझ जाते हैं। इस तरह की चीजें आपके लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स और या आपके ये जो हाजर्ड्स कंट्रोल सिस्टम्स हैं, या आपके लेआउट में होने चाहिए। आप कहें कि यार यहाँ पर हमारे पास पानी का एक पॉन्ड है, या हमारे पास ये वेल है, या जनाब ये हमारे पास पानी स्टोर है, इन केस कहीं आग लगती है तो फौरन ये पानी उसको बुझाने के लिए काम कर सके। आपके पास थोड़े बहुत बेसिक जो है वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। किसी बंदे को कोई देर तबीयत खराब होती है तो टैबलेट देनी है या कोई उसको प्रॉपर गाइडलाइन देनी है तो वो भी आप उसको दे सकें। ये सारी बातें 10 के 10 पॉइंट यहाँ पर ये क्लियर हो जाते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद मैं अब आपके सामने ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पर ये देखें, ये वुड फार्म लेआउट है। ठीक है,
गुड फार्म लेआउट में ये उसने एक एग्जांपल दी हुई है बेटा कि ये उसने ये एक बड़ा सारा फार्म दिखाया, उसमें ये देखें ये उसने डिफरेंट, उसने ये एक मल्टीपल फार्म है, इसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। उसने यहाँ पे ये खाली ज़मीन छोड़ी हुई है, ये जनाब यहाँ पे फोडर चारा लगाया हुआ है। उसने चारा इसलिए लगाया है कि उसके जानवर भी होंगे डेफिनेटली। ये देखें यहाँ पे उसने घास का एक बड़ा सारा एक पास्चराइजेशन ग्राउंड बनाया है, मीडोज ये दोनों तरफ, और यहाँ पे ये काउ शेड्स हैं, इसमें कह लें कि गाय भैंसे वगैरह उसने रखी हुई है। ठीक है, ये हे लूफ्ट है, इसमें उसने चारा वगैरह स्टोर किया हुआ है, यहाँ से स्टोर कर, यहाँ से चारा हार्वेस्ट करता है, जो आसानी से ट्रैक्टर यहाँ पे आता है, आके इसके अंदर स्टोर कर देता है। देखिए इजीली एक्सेसिबल है आसानी से। इसी तरह यहाँ पर देखें ये मुर्गियों का खाना, ये मुर्गियों का दड़बा है, ये मशीनरी शेड है जिसमें मशीनरी वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह, बाकी चीज़ें रखी हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये फार्म यार्ड मैन्योर के लिए उसने यहाँ पर थोड़ा सा एरिया ये फिक्स किया हुआ है, यहाँ पर उसने वेजिटेबल सब्जियाँ वगैरह लगाई हुई हैं, यहाँ पे कुछ ग्रीन हाउस लगाए हुए हैं, यहाँ पे उसने कुछ फलों के बाग लगाए हुए हैं, यहाँ पर ये पिग्जी, ये क्योंकि मैंने बाहर से लिया, उन्होंने वो उसका पिग का भी बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको जनरल बकरियों का कह सकते हैं कि यहाँ पर उसने एक छोटा सा ये बकरियों का शेड बनाया हुआ है। दिस इज अ सैंपल लेआउट के किस तरीके से देखें, और ये सारी चीजें कैसे वेल कनेक्टेड है। सेंटर में एक पाथ इधर को जा रहा है, एक पाथ इधर को जा रहा है, ये पाथ इधर से भी ओपन है, उधर से भी ओपन है। इन दैट केस अगर कहीं आपको जाना पड़ता है तो इजीली यू कैन एक्सेस दैट थिंग। ठीक है, और इसी तरह जो उसका ये साइलो वगैरह, ये बाकी चीजें इस तरह उसने इसके अंदर एडजस्ट की। तो ये आपने इस तरीके से एक लेआउट ये देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना, ये मैंने एक आपके सामने एक और लेआउट बनाया हुआ, ये मैंने बेस्ड ऑन द प्रीवियस लेआउट मैंने खुद बनाकर आपको दिखाया था। इसमें देखें, मैंने कहा कि ये एक बंदे ने लेआउट बनाना है जस्ट आपको दिखाने के लिए कि ये जनाब उसकी बाउंड्री है, और ये हवा जो है ना ज्यादा इस रुख पे चलती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक है, उसके लेआउट, तो उसने कहा यार मेरे तो हवा का प्रॉब्लम है, उसने यहाँ पे बड़े बड़े दरख्त लगाए ताकि मेरे लेआउट जो है इसके अंदर यहाँ पे ये वेजिटेबल्स वगैरह को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, फिर उसने टनल्स वगैरह लगाई, टनल्स की डायरेक्शन इस तरह रखी कि ये व्यू को ब्लॉक ना करें और इनको लाइट भी प्रॉपर मिले। ठीक है, फिर ये प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, यहाँ से टनल से निकालेगा, इसमें यहाँ पर प्रोसेस या पैकिंग वगैरह करने के लिए यहाँ पर उसने फलों का बाग लगाया, यहाँ पर उसने वेजिटेबल्स लगा ली, इस जगह पर भी वेजिटेबल्स लगा ली। वेजिटेबल्स व्यू ब्लॉक नहीं करती, इन ये छोटी होती हैं, इनके दूर जहाँ पे सब्जियां लगी हों तो वहां पर खेत के अंदर व्यू ब्लॉक नहीं होता, दूर तक आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें कंपोस्टिंग के लिए उसने कहा जो सब्जी गल सड़ जाएगी उसका खाद बना लूंगा। यहाँ पर उसने अपनी खादें वगैरह रखी हुई हैं, पेस्टिसाइड रखी हुई है, सारी चीजें। ये मैंने लिखा है कमांड सेंटर, ब्लू में कमांड सेंटर, इसलिए कि ये वो बिल्डिंग होगी जहां पर वो अफसर बैठेगा या वो फार्म मैनेजर बैठेगा और वो यहाँ से सबको देख सकता है। उसकी नज़र यहाँ से अगर आप देखें तो वो इस जगह से यहाँ पर भी देख रहा है, यहाँ पर भी देख रहा है, मेन गेट पर कौन आ रहा है, टनल की तरफ भी उसकी नज़र जा रही है, यहाँ पर वेजिटेबल पर भी जा रही है, या कंपोस्टिंग यूनिट भी कौन जा रहा है, इवन कि ये इम्प्लीमेंट शेड और ये सारी चीज़ें इनकी व्यू में है। इस तरह ये वाटर रिजर्वायर उसने रखे हैं पानी वगैरह के लिए, और ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट शेड है जहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह खड़े करता है। ये जस्ट एक सैंपल मैंने बनाया था। इसी तरीके से हर बच्चे ने अपना भी एक सैंपल बनाना है। कीपिंग इन व्यू दीज टेक्निक्स, every student should make a sample पेरी अर्बन फार्म लेआउट, और वो सबमिट करवाना है अपने LMS के ऊपर। मैं उसके लिए एक असाइनमेंट की डेट दूंगा, मैं आपकी ग्रुप क्रिएट करूंगा, उसमें आपने वो असाइनमेंट जमा करवानी है, उसके नंबर होंगे। ठीक हो गया, तो ये हमारा एक प्रैक्टिकल था, इसमें बच्चों कैसे ये लेआउट बनता है और किस तरीके से आपने इसको बनाना है। इसके बारे में अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। ठीक, एनी क्वेश्चन? ये मैंने वो आपको बता दिया, ये नेक्स्ट वीक ये हम इंशाल्लाह मैं आपके इसके ग्रुप असाइनमेंट करूंगा, तो फिर आप इसको बना लीजिए। कोई सवाल किसी किस्म का इसके बारे में अगर पूछना चाहें? एनी स्टूडेंट कोई सवाल पूछना चाहता है, कोई बात करना चाहता है तो बता दे। सेकंड जो चीज इसमें बच्चों हमने करनी है ना, वो है बेसिक टर्मिनोलॉजीज। ये मैं प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और प्रैक्टिकल की बेसिक इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं ये। यस, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर लूँ एक बार पहले चीज़ें। लेट मी सी, ये भी आपके कोर्स का हिस्सा है, और ये बेसिक हैं और ये बड़ी काम की चीज़ें हैं जो मैं अभी आपके सामने आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये इस यूट्यूब पे भी पड़ी हुई हैं ये चीज़ें, और वैसे भी मैंने ये आपको PDF में भी भेजूंगा इंशाल्लाह। तो ये इसमें आपने ये बेसिक डेफिनेशंस जो है ये आपने यहाँ से पढ़नी है। ठीक है, ये आपके प्रैक्टिकल में ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर पोर्शन ऑफ योर प्रैक्टिकल पेपर विल बी फ्रॉम दी स्लाइड्स। ये मैं आपको पहले बता दूँ। तो इसमें ये सीड प्राइमिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन,
ये लिखी हुई है, ये पढ़नी है, इसका फ़ायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है, ये मैंने यहाँ पे बताया हुआ। उसके बाद जनाब इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, ये 3 मैंने टाइप्स यहाँ पे लिख दिए, आगे उनके थोड़े थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता दिए। इस तरह फिर ये सीड ग्रेडिंग क्या चीज़ होती है, सीड ग्रेडिंग और सीड स्क्रीनिंग में क्या डिफरेंस है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। सीड स्क्रीनिंग और सीड स्क्रीनिंग जो है ये मल्टीपल फैक्टर्स की बेसिस पर होती है। इसके अंदर ये साइज, वेट, कलर, विजुअल अपीयरेंस, ये 4 फैक्टर हैं। और ये मैंने आगे डिटेल में बताया है कि कब कौन सा फैक्टर इस्तेमाल करना चाहिए। आसान तरीन अल्फाज में लिखा हुआ, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक हो गया। इस तरह ये सीड विगर है। सीड विगर वो तमाम ट्रेड्स को कलेक्टिवली कहते हैं जो किसी पौधे की हेल्थ को या बीज सीडलिंग की हेल्थ को ज़ाहिर करते हैं। तो सीड विगर की ये मैंने कुछ ट्रेड्स लिखे हैं कि ये सारे ट्रेड्स, जर्मिनेशन जब पौधा निकलता है उसकी कितनी तेज़ी से निकला, कितनी वो इमरजेंस हुई उसकी, कितनी उसकी जड़ की या शूट की या रूट की लंबाई थी, उसका फ्रेश वेट कितना था, ड्राई वेट कितना था, सारी बातें जो है ये कलेक्टिवली हम इनको सीड विगर कहते हैं। फीड वायबिलिटी क्या है, कौन सा टेस्ट इस्तेमाल होता है, ये भी इसके ऊपर भी ये भी बहुत आसान चीज़ें हैं, ये आपने पढ़नी है। पहले तो वायबिलिटी होती क्या है, ये एक टेस्ट है कि चेक करने के लिए कि सीड अलाइव है कि डेड है। वायबिलिटी जो है ना, इसका मतलब होता है कि सीड जिंदा है कि नहीं है। सीड वायबिलिटी टेस्ट जो होता है उसको कहते हैं कि उसका एक खास नाम है, वी कॉल्ड इट TTZ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर अभी लिखा नहीं हुआ, TTZ। TTZ स्टैंड्स फॉर टेट्राजोलियम टेस्ट। एंड टेट्राजोलियम टेस्ट जो है ये बेसिकली ये साल्ट एक इस्तेमाल होता है 2,3,5 ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। और इस साल्ट का बेटा जो होता है ना, इसकी करेक्टरिस्टिक फीचर ये होती है कि ये साल्ट जो है ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, जब कार्बन डाइऑक्साइड कहीं किसी जगह से निकल रही हो तो उसकी प्रेजेंस में ये पिंक कलर का हो जाता है। तो आपको पता है कि हम जितनी भी चीज़ें जिंदा चीज़ें वो सांस लेती हैं, इंक्लूडिंग द सीड्स। तो जब हम सीड्स को इस साल्ट में डिप करते हैं कुछ देर के लिए, उसके बाद उनको बाहर निकाल के उसको ऐसे काट के देखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, तो वो जगहें जो जहाँ से एडिशन हो रही हो, जहाँ से वो सांस ले रही हो, ब्रीथ कर रही हो, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही होती है, तो वो हिस्सा पिंक हो जाता है। इस केस में ये वाला जैसी बीज जिंदा है, ये वाला भी जिंदा है, इसका ये वाला पोर्शन जो है ये थोड़ा सा मरा हुआ है। इसके अंदर ये सारा पोर्शन जो है ये डेड है, लेकिन ये नीचे से एम्ब्रियो भी जिंदा है। इसमें ये सारे का सारा डेड हो चुका है, पूरे का पूरा सीड मर गया है। तो इस तरह ये कलरिंग की मदद से हम ना पहचानते हैं कि बीज जिंदा है कि मरा हुआ। तो ये आपने इसमें से पढ़ना है। इसी तरह ये सीड जर्मिनेशन के बारे में है। ठीक है, अपीयरेंस ऑफ रेडिकल आउट ऑफ सीड कोड कार्ड सीड जर्मिनेशन, इसके ऊपर ना मैंने डिटेल में एक लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है और उसमें मैंने बड़ी डिटेल में एक एक बात समझाई है। तो मैं अब कोशिश करूंगा आपके साथ वो रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा इंशाल्लाह, उसमें आप ये चीज़ें पढ़ लेगा। सीड रिलेटेड जितनी भी टर्म्स है ये आपने इसमें पढ़नी है, और खासतौर पर जर्मिनेशन और इमरजेंस का डिफरेंस जो है ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। ये मैंने उस रिकॉर्डिंग में बड़ी डिटेल में चीज़ें क्लियर की हैं और यही सेम यही स्लाइड्स हैं। तो जहाँ तक सवाल है ये इसका, आपने ये सीड डोरमेंसी तक बच्चों इसको करना है। आपके पेपर में जो है ना ये सीड डोरमेंसी तक हम इसको शामिल करेंगे। आगे अगली टर्म्स भी मैं करना चाहता था, लेकिन टाइम के कमी के बायस और क्लासेस बहुत थोड़ी हुई, इसलिए हम इसको नहीं कर रहे। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ तक अगर कोई सवाल है पूछ लें, और मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग फिर शेयर करता हूँ इसकी इंशाल्लाह। जी, वन बाय वन मुझे अब इस क्वेश्चन पूछ लें, अगर किसी ने को पूछना है, कोई लेट आया है या कोई और बात करना चाहते हैं। जी सर जिस सिलेबस के अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर सिलेबस के नोट्स प्लीज आज सेंड कर दें तो। जी मैं कर दूंगा बेटा, ग्रुप में नोट्स जो हैं वो ग्रुप में सेंड हो जाएंगे, उसकी आप टेंशन ना लें। लेकिन ये है कि आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए, असल बात ये है, सिर्फ नोट्स पकड़ा देना काफ़ी नहीं होगा। मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि एटलीस्ट मैं बच्चों को वो चीज़ें बता दूँ, ताकि कल को ये उनको ना लगे कि हमें पढ़ाया नहीं गया, हमें सिर्फ नोट्स दिए गए हैं। तो इसीलिए मैंने ये आपके साथ आज ये लेआउट जो है उसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, और ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं इसकी भी मैं पूरी डिटेल रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर करूँगा, लाजमी आप देख लीजिएगा। और कोई बात अगर किसी ने करनी है तो करे, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम सर।